नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। आज 19 अक्टूबर 2020 जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने मैं हल करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। एक और बात, जो वीडियो करंट अफेयर्स का डेली देख रहा होगा, जिसने इस यूट्यूब चैनल या मेरे पे जो भी विश्वास किया है, तो उम्मीद करता हूँ वो लोग इस वीडियो को डेली देख रहे होंगे। और जो आज इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मैं कामना करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये वीडियो उनको डेली प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन मिलता रहे। भैया, करंट अफेयर्स मैं मानता हूं, मैंने बहुत बार ये चीज़ रिपीट कर दी है कि करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, चाहे कहीं से ही पढ़े, जहाँ से पढ़ें उन पे थोड़ा बहुत विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपके दिल में वो जगह बना सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, जहां कहीं भी पढ़ रहे होंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल या मेरे से पढ़ रहे होंगे तो मैं समझता हूं कि आप मेरे पे विश्वास रखते होंगे, ये मेरी कामना। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसमें भैया एक तो विजय सिंह नाइक के लिए आप सारे लोग तालियां बजाएंगे, क्योंकि विजय सिंह नाइक एक ऐसा दोस्त है जो कि भैया क्या कर रहा है, पढ़ाई के लिए बहुत उत्सुक है। इसको सिलेक्शन से आप ज़्यादा दूर नहीं रख पाओगे। 2-3 विद्यार्थी और हैं, कविता, राजलक्ष्मी एकेडमी, अनिल लोल, चंद्र कुमार, सिद्ध, ये सारे कुछ नाम है, और भी नाम थे। लेकिन आप सारों से मैं कामना करूंगा कि भैया यह सदस्य संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाए। प्रत्येक बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से क्या होगा कि आपकी एक बार और उस चीज़ का रिवीजन हो जाएगा, जिससे वो आपके और कंठस्थ हो जाएगी। चलिए मित्रों, आज का सेशन बिना कोई टाइम लिए स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आपातकाल लगाया गया है? ध्यान से समझे, आपातकाल का हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन और करवाया था, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा भैया। हाल ही में किस देश में आपातकाल लगाया गया है? तो हाल ही में थाईलैंड में आपातकाल लगाया गया। कहाँ? थाईलैंड में लगाया गया। अब देखें थाईलैंड में क्यों लगाया गया, सारी कुछ जानते हैं। थाईलैंड की राजधानी भी मैं आपको बता दूं, बैंकॉक। क्या है भैया? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। वहाँ आपातकाल क्यों लगाया गया, इसके बारे में बताता हूँ। हुआ क्या कि थाईलैंड में 2014 में क्या हुए, चुनाव हुए, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने भैया? वहाँ के प्रधानमंत्री बने चान ओ चा। चान ओ चा, भैया ऐसे ही नाम होते हैं ये देशों के, चान ओ चा। ये वहाँ के क्या बने? प्रधानमंत्री 2014 में। हुआ क्या कि इनको हटाने के लिए अभी वर्तमान में विरोध प्रदर्शन हो गए, और इस विरोध प्रदर्शन की वजह से थाईलैंड में क्या लगा दिया गया? आपातकाल लगा दिया गया। कारण मैंने बता दिया, 2014 में ये प्रधानमंत्री चुने गए थे, चान ओ चा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम, चान ओ चा। 2014 इनको हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण बैंकॉक में क्या लगाया गया है? आपातकाल लगाया गया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बैंकॉक कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में है, और एशिया में भी यदि पूछे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। ये एशिया महाद्वीप का दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। बैंकॉक का आपने नाम जरूर सुना होगा भैया, थाईलैंड का। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और थाईलैंड भैया सफेद हाथियों के लिए फेमस है। सीधा सीधा क्वेश्चन स्टैटिक जीके में छपता है, सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है, थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, आपातकाल की बात आई तो अभी हाल ही में एक देश में आपातकाल और लगा था भैया। वो कहाँ लगा था? वो किर्गिस्तान में लगा था। क्यों लगा था? कि किर्गिस्तान में जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने आरोप लगाया गया कि वो राष्ट्रपति अपने चुनाव में क्या किए, उन्होंने धांधली की है, या उन चुनाव में उन्होंने कुछ न कुछ मिस्टेक की है, जिसके कारण वहाँ विरोध प्रदर्शन हुए, और इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए वहाँ क्या लगाया गया? आपातकाल लगाया गया। ये आपको बात ध्यान रखनी है किर्गिस्तान की भी। चलिए मित्रों, सेकंड क्वेश्चन में लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, क्यों लगाया गया, वहां क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी चीजें मैंने बता दी है। इस क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आप बहुत सारे स्टार लगा लें, साथ में कुछ 1-2 डायमंड भी रख दें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा छपेगा भैया। यहाँ अधिकतम नहीं है, सॉरी, ये नाम है अक्कीतम, नाम लिखे अक्कीतम, सॉरी गलत से मिस्टेक हुआ है, ये मिसप्रिंट हुई है, यहाँ नाम है अक्कीतम। तो हाल ही में अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, देखें नाम पुनः बोल रहा हूं मैं, अधिकतम की जगह लिख ले अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, हेडिंग लगा दे इसको, और लिखें कि इनका 94 वर्ष में क्या हो गया? निधन हो गया। ये कौन थे भैया? साहित्यकार थे। 94 वर्ष में निधन हुआ है, 94 वर्ष में निधन हुआ है। अब मैंने कहा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हाल ही में।
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए। मलयालम भाषा के लिए। सारे लोग नोट कर लेंगे ये बात, मैं जो बात बोल रहा हूं कि अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी का 94 वर्ष में निधन हो गया और ये मलयालम भाषा के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किया था इन्होंने। चलिए, ये कहाँ के हैं? तो पलक्कड़ केरल से इनका संबंध रहा है। कहाँ से? पलक्कड़ केरल से इनका संबंध रहा है। चलिएगा, ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। यहाँ यदि ऑप्शन में देखें एक फुटबॉलर का नाम लिखा है, यानी हाल ही में एक फुटबॉलर का निधन हुआ है, उसका नाम बताना है आपको। मैं बता दूं, कार्लटन चैपमैन का हाल ही में एक फुटबॉलर थे जिनका निधन हुआ है। और यदि क्रिकेटर भैया जॉन रीड, न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर थे जॉन रीड, जिनका भी निधन हो चुका है, ये भी आपको नोट करके रखना है। यहाँ बात किसकी आई भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इनको कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार, नंबर भी याद रखना, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ मैं 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिला था अमिताभ घोष को। किस भाषा के लिए? तो इंग्लिश भाषा के लिए। यानी इंग्लिश भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष को मिला। ये बात छाप लेना है भैया, अपने नोट्स में जरूर लिख के रखनी है इन बातों को, प्रत्येक बात आपको याद रखनी है। मैंने कह दिया है वो संबंध इनका कहाँ से? पलक्कड़ केरल से इनका संबंध है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे भी स्टार डायमंड कुछ भी लगाना चाहो वो भी लगा लो, यानी ये सीधा छप के मिलेगा आपको। हाल ही में जोजिला सुरंग चर्चा में रही है। ये दो स्थानों के मध्य, किन दो स्थानों के मध्य? देखिए, जोजिला सुरंग का क्या हुआ? कार्य प्रारंभ हुआ है। हाल ही में जोजिला सुरंग का कार्य प्रारंभ हुआ है। भैया ये किन दो स्थानों के मध्य हैं? तो मैं आपको बता दूं, श्रीनगर से लेह के मध्य है जोजिला सुरंग। यहाँ ऑप्शन में मैंने ऐसे ही ऑप्शन लिखे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। देखिए, यदि पूछे मनाली से लेह के मध्य कौन सी सुरंग है, तो रोहतांग सुरंग। हाल ही में इसका भी उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उपनाम भी नाम याद रखें, अटल सुरंग। रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग, मनाली से लेह के मध्य, ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। श्रीनगर से लेह के नीचे जोजिला सुरंग है। और यदि बताऊं दारचा से नींबू, तो नाम लिखे सिंकुला दर्रा। क्या बता रहा हूं मैं? सिंकुला दर्रा बोलूं या सिंकुला सुरंग? सिंकुला सुरंग किन के मध्य है भैया? दारचा से नींबू के मध्य है। तीनों बातें आपको नोट करके रखनी है। जोजिला सुरंग श्रीनगर से लेह के मध्य है, मनाली से लेह के मध्य अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग है, और दारचा से नींबू के मध्य सिंकुला सुरंग है। अब बात आ जाती है जोजिला सुरंग की। ये इसके बारे में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। यदि इससे क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरे तरीके से आ जाता है। बताऊं कैसे? लिखे NH1 पर स्थित है। कहां पर स्थित है? NH1 पर, नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है ये जोजिला सुरंग। अब नेशनल हाईवे 1 की बात आई है तो ये किन के मध्य है भैया? ये उरी से लेह के मध्य है। उरी से लेह के मध्य है कौन? NH1 उरी से लेह के मध्य है, और ये जोजिला सुरंग NH1 पर ही स्थित है। ये आपको बात और नोट के रखनी है। हाल ही में मैंने एक सुरंग के बारे में और पढ़ाया था जो कि अरुणाचल प्रदेश में थी। उस सुरंग का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, सारे लोगों को कमेंट करना है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करेंगे तो आपकी वो और कंठस्थ होगी वो बात। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा छपेगा, आप टेंशन ना करें। प्रत्येक क्वेश्चन, मैंने कहा था ना, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है भैया। हाल ही में चर्चा में रहा अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? अब पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अटल नवाचार सुरंग जो मिशन है ये नीति आयोग के बारे में। देखिए, सुरंग ही सुरंग पढ़ा रहा हूं तो सुरंग ही नाम आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सुरंग आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बच्चों में नवाचार या उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी अलग अलग जानकारी प्राप्त करने के लिए, दिमाग उनका विकसित करने के लिए, यानी बच्चों में नवाचार या उसकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा अटल नवाचार मिशन 2018 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2018 में, मार्च 2018 में शुरू किया गया था। इसके तहत, यानी अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा भैया दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब। अभी जो पेपर हुआ था UPPSC का, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था कि अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा। और अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अटल टिंकरिंग लैब किस मिशन के तहत बनाई जाएगी? तो अटल टिंकरिंग लैब अटल नवाचार मिशन के तहत बनाई जाएगी। ये तो बात हुई अटल नवाचार मिशन के बारे में। अब जानते हैं ये चर्चा में क्यों रहा, वो भी बता देता हूं मैं आपको।
हुआ क्या, अभी इसके उद्देश्यों को, यानी इसका उद्देश्य क्या है मैंने बता दिया। इसका उद्देश्य है कि बच्चों में नवाचार या उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इसके उद्देश्यों को और बढ़ाना, उद्देश्य को और बढ़ाने के लिए इसका समझौता हुआ है भैया CGI इंडिया। ये बात नोट कर लेना सारे लोग, CGI इंडिया के साथ इसका समझौता हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा, हाल ही में अटल नवाचार मिशन का बढ़ावा देने के लिए किस के तहत इनका समझौता हुआ है, तो CGI इंडिया के तहत इनका क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ये CGI इंडिया क्या है भैया, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी परामर्श देने का कार्य होता है वो CGI इंडिया का होता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भैया जो मैं अन्य जानकारी आपको दे रहा हूँ स्टैटिक जीके के रूप में या किसी मिशन के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ये बात भी मैं सीधा क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ कि अटल मिशन 2018 में शुरू किया गया और नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया, इतनी ही बात करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ। इसका अर्थ है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलिए, नीति आयोग के बारे में मैंने कभी नहीं बताया, आज बताता हूँ दोस्तों। नीति आयोग हुआ क्या कि पहले जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में था योजना आयोग, और उसकी जगह 1 जनवरी 2015 में कौन सा आ गया, नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है, इसका वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार है भैया। अब राजीव कुमार से कंफ्यूजन नहीं होना, एक राजीव कुमार है, हमारे जो चुनाव आयोग है उसमें चुनाव आयुक्त भी है राजीव कुमार, तो एक राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। दूसरा इससे क्वेश्चन, नीति आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत। अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में अमिताभ घोष कहा था, वो अमिताभ घोष थे भैया 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। अभी मैंने अमिताभ कांत कहा है, ये अमिताभ कांत किसके, नीति आयोग के क्या है, CEO है। और एक अमिताभ बच्चन है जिन्हें कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अभी सीधे सीधे SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम का उपाध्यक्ष किसे देश को नियुक्त किया गया या किस देश को बनाया गया है, तो हमारे भारत को गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम का क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। अब ये क्या है, GLP, इसका इंग्लिश में नाम बोलूं तो GLP बोल सकता हूं मैं। ये है क्या, जो रसायन हमारे उद्योग, दवाई या मेकअप में काम आते हैं, जो रसायन, पूर्ण नाम बोल रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है, जो रसायन हमारे उद्योग, दवाई, मेकअप में काम आते हैं, उनके क्या, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए GLP कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया, 1972 में। किस देश से शुरू किया गया, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क से शुरू किया गया। सारे लोग प्रत्येक बात नोट कर लेंगे, ध्यान रखें आप। GLP कार्यक्रम जो रसायन उद्योग, मेकअप या दवाई में काम आने वाले हैं, उनकी गुणवत्ता का बढ़ावा देने के लिए GLP कार्यक्रम 1972 में न्यूजीलैंड या डेनमार्क द्वारा शुरू किया गया। इसके द्वारा ये जारी किसके द्वारा किया गया, यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया या किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया, तो OECD, ये भी नाम इंपॉर्टेंट रख लेना भैया। OECD के अंडर ये काम आता है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि OECD के नीचे काम करता है कौन, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम 1972 में न्यूजीलैंड और डेनमार्क से शुरू किया गया। ये बात मैंने आपको बता दी। अब OECD की बात आई, इसका हिंदी में फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, अब OECD के बारे में बताना चाहूँ तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में और इसके 37 सदस्य है। सदस्य क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 37 सदस्यों में भारत शामिल नहीं है। OECD में भारत शामिल नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, लेकिन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम का उपाध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो मैंने प्रत्येक बात बताई है वो आपको समझ आ रही होगी। एक क्वेश्चन यदि यहाँ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम की है तो मैं बता दूं, राष्ट्रीय GLP अनुपालन निगरानी प्राधिकरण, पुनः नाम बोल रहा हूं, राष्ट्रीय GLP अनुपालन निगरानी प्राधिकरण की स्थापना 24 अप्रैल 2002 में हुई थी भैया। ये भी आप बहुत नोट कर लें कि जो हमारा राष्ट्रीय GLP आयोग है या प्राधिकरण है, उसकी स्थापना 24 अप्रैल 2002 में हुई थी। ये भी बात आप नोट करके रखें। आप तो इसका उपाध्यक्ष नाम याद रखें, किसके द्वारा जारी की गई और इसका उद्देश्य क्या है, ये बातें जरूर ध्यान रखें। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, सारे लोग इस पे स्टार लगा लेंगे।
स्टार्स, देखिए मैंने कहा स्टार्स लगा लेंगे और स्टार्स से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आ गया। स्टार्स कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या है? देखिए पहले इस स्टार्स की फुल फॉर्म जाने आप। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, यानी स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट इसका फुल फॉर्म है। अब इसका उद्देश्य बताता हूँ। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, या नाम क्या आ रहे थे भैया, टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स, ये सारे स्कूली कार्यक्रम है, इनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्टार्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये चर्चा में क्यों रहा कि इसकी स्टार्स कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किए, सहायता की है भैया। वर्ल्ड बैंक ने क्या किए, स्टार्स कार्यक्रम के लिए सहायता की है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। और स्टार्स कार्यक्रम 6 राज्यों में, ये बात पक्की नोट करेंगे आप लोग, स्टार्स कार्यक्रम हमारे भारत के 6 राज्यों में शुरू किया गया है। 6 राज्यों में शुरू किया गया है। बार बार बोल रहा हूं तो बार बार लिख लें इसको। 6 राज्यों में नाम नोट करें। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा। पुनः नाम बोल रहा हूं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां स्टार्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रत्येक बात नोट करते चले। मैं पहले बता रहा हूं आपको, सीधे सीधे छप जाएगी और फिर ऐसे नहीं होगे महता सिर पकड़ना पड़ेगा, हाँ भैया ये एग्जाम मेरे पढ़ा हुआ है आया नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। सारे लोगों को प्रत्येक बात नोट करके चलनी है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को हमारे APJ अब्दुल कलाम की जयंती भी है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत इसकी 2008 में हुई थी, स्वीडन देश से हुई थी। किसकी? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। अब हैंड वॉशिंग डे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाएगा? क्योंकि कोविड-19 के कारण हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसकी थीम भी याद करें, क्योंकि ये एग्जाम में आने की मेरे को प्रबल संभावना लग रही है आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसकी थीम लिखें, सभी के लिए स्वस्थ हाथ। सभी के लिए स्वस्थ हाथ इसकी थीम है भैया। या मैं इंग्लिश में बोलूँ तो हैंड हाइजीन फॉर ऑल। पुनः इंग्लिश में नाम बोल रहा हूँ, हैंड हाइजीन फॉर ऑल इसकी क्या है, थीम है भैया 2020 की। अब देखिए हैंड वॉशिंग से जुड़ा हुआ मैं एक कार्यक्रम बताता हूँ, मो जीवन कार्यक्रम। जिसके आगे मो लग जाए वो समझ लेना किसकी, ओडिशा की क्या है कार्यक्रम है या ओडिशा की योजना है। तो मो जीवन कार्यक्रम ओडिशा द्वारा हाथ साफ करने के लिए शुरू किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। प्रत्येक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। मैं पहले बता रहा हूँ सारे लोग, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भैया सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन देना है आपको। इस बार नौकरी जरूर पानी है अपने को। तो याद रखना दोस्तों, नौकरी के लिए अपने को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, आप ध्यान रखें। चलिए एक और क्वेश्चन सीधा छपेगा। शुजल ड्रिंक फॉर टाइप मिशन अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ओडिशा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। देखें मो जीवन कार्यक्रम किसके द्वारा? उड़ीसा द्वारा। और सुजल ड्रिंक फॉर टाइम मिशन अभियान ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया। अब क्यों शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में जल की गुणवत्ता बढ़ाना। क्या है इसका उद्देश्य? पुनः नाम बोल रहा है, उद्देश्य लिखे कि शहरी क्षेत्र में जल की गुणवत्ता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक पूरे शहरी क्षेत्र में जल की पूर्णतः गुणवत्ता बढ़ाकर जल प्राप्त कर लेंगे। तो 2022 इसका लक्ष्य है। अभी मैंने हाल ही में एक क्वेश्चन करवाया था कि 100% ग्रामीण क्षेत्र में पानी देने वाला या नल में पानी देने वाला एकमात्र राज्य गोवा। देखें नाम याद रखें, दोनों में कंफ्यूज ना करें आप। ये सुजल ड्रिंक फॉर टाइप मिशन ओडिशा द्वारा 2022 इसका लक्ष्य है। यह है शहरी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में जल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। जबकि गोवा वो पहला राज्य बना था ग्रामीण क्षेत्र में जल उपलब्ध कराने के लिए। ये बात आप दोनों कंफ्यूज न हो। ओडिशा के बारे में सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। आज कमेंट बॉक्स के लिए बहुत कम चीज़ें बताई है, तो ओडिशा के बारे में पूरी चीज़ें लिखे। CM जो भी उनके योजना है या उनके राज्यपाल, उसके बारे में कोई स्टैटिक क्वेश्चन मैंने हाल ही में बताया हो, सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। चलिए मित्रों 9th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जेसिंडा अर्डन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, ये 2nd बार बनी है। ये पहले भी प्रधानमंत्री थी और अब 2nd बार बन चुकी है। हुआ क्या, वहां पर जेसिंडा अर्डन को 120 में से कितनी 64 सीटें प्राप्त हुई। इनकी पार्टी का नाम लेबर पार्टी। प्रत्येक बात बता दी है मैंने। 120 में से 64 सीटें प्राप्त हुई। लेबर पार्टी दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त। हुआ क्या कि अभी कोविड-19 के दौर में बहुत अच्छा कोविड-19 से निपटने के लिए इन्होंने कार्य किया। इसके कारण वहां की जनता ने, मैं उम्मीद करता हूं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री
मंत्री को पुनः नियुक्त कर लिया है, क्योंकि कोविड-19 में सबसे अच्छा काम जेसिंडा अर्डर्न ने किया था दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन आपके एग्जाम के लिए सेकेंड बार नियुक्त 120 में से 64 सीटें प्राप्त, लेबर पार्टी से इनका संबंध है और न्यूजीलैंड की ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। यहाँ ऑप्शन में उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान है, इनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का 3 कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन बता दिए, तीनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आज का अंतिम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया, बहुत चर्चा में रह रहा है ये, इसके कारण मैं मजबूर हो गया इस क्वेश्चन को लाने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन है क्या? नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस देशों के मध्य विवाद का क्षेत्र है? हुआ क्या, ये पहले तो बताते हैं इसका आंसर। अजरबैजान और आर्मेनिया 2 ऐसे देश हैं जिनके मध्य ये क्षेत्र है, क्या है, विवादित है। क्यों विवादित है देखे जानते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो नागरिक रहते हैं वो नागरिक तो कहाँ के भैया, आर्मेनिया के। ध्यान से समझे, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में रहने वाले नागरिक किस देश के हैं, और दोनों ऑप्शन में रहेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया। चर्चा में रहा है तो इससे क्वेश्चन बनने की जो भी संभावना रहेगी वो आपको मैं बता दूंगा अभी। तो वहाँ के नागरिक हैं वो आर्मेनिया के हैं, जबकि ये काराबाख क्षेत्र किस देश में पड़ता है, तो अजरबैजान में। इसके कारण क्या है, ये टकराव का केंद्र है भैया। देखें ये काराबाख क्षेत्र में जो नागरिक निवास करते हैं वो तो कहाँ के, आर्मेनिया के, जबकि ये काराबाख क्षेत्र किस देश के अंडर आता है, तो अजरबैजान के। तो ऑब्वियस बात है वहाँ नागरिक अलग है और वहाँ का क्षेत्र अलग है, इसके कारण क्या है, ये टकराव का केंद्र बना हुआ है। अब इन 2 देशों के बारे में टकराव है तो इन 2 देशों की राजधानियाँ जरूर याद कर लें, ये पुलिस और पटवार वाले खास तौर पर, क्योंकि इनमें क्वेश्चन सीधा ऐसे ही पूछता है कि आर्मेनिया की राजधानी क्या है, क्योंकि अभी ये क्या है, चर्चा में है। तो इसकी राजधानी लिखें येरेवोन, क्या, येरेवोन। इसकी राजधानी, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवोन, और अजरबैजान की है भैया बाकू। ये तो आपको जरूर याद हो जाएगी, ये थोड़ा नाम अटपटा है, येरेवान आर्मेनिया की क्या है, राजधानी है भैया, और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ये बात आप इस क्षेत्र के बारे में जानें। अब यूएई और इजराइल ऑप्शन में मैंने इसलिए रखा है टाइपिंग वाले दोस्त ने, कि यूएई और इजराइल के मध्य एक समझौता हुआ था अभी, अब्राहम अकॉर्ड, नोट कर ले सारे दोस्त, अब्राहम अकॉर्ड एक समझौता हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा, हाल ही में अब्राहम अकॉर्ड समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ है, तो इजराइल और यूएई के मध्य ये समझौता हुआ है। और ये करवाया किसने, इसमें मध्यस्थता अमेरिका ने की है, और इसके कारण ही मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। किसके कारण, इस अब्राहम अकॉर्ड का जो समझौता उसने करवाया था उसकी वजह से उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन मिला किसे शांति का नोबेल पुरस्कार, यह आपको कमेंट बॉक्स में आज और टास्क मिल गया, शांति का नोबेल पुरस्कार का नाम आ गया, तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत चीन ऑप्शन में लिख रखा है दोस्तों, भारत चीन में भी कुछ विवादित क्षेत्र है, उन विवादित क्षेत्र को आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको वो पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि अगले वीडियो में हमें इनके बारे में जानकारी दें, या एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें भारत चीन या भारत बांग्लादेश इनके मध्य जो भी विवादित क्षेत्र हैं उनके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन यदि आपको पता है भारत चीन के मध्य तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और यदि आपको इसके बारे में जानना है तो वैसे भी कमेंट कर दें। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज हम आपसे विदा लेते हैं, इतना ही हमारा साथ था आज का। कल और मिलेंगे नए क्वेश्चनों के तहत। एक बार पुनः बोल देता हूं, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरी देख लेना, पूरी अपनी छपी हुई होनी चाहिए, माइंड में, नोट्स में, कहीं भी हो छाप लेना इस क्लास को। मैं साफ बता रहा हूं, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आज के लिए। चलिए मित्रों, एक बार पुनः बोल देता हूं, जो वीडियो डेली देख रहा होगा उससे उम्मीद करूंगा वो वीडियो डेली देखेगा, और आज इस चैनल से जो भी व्यक्ति नया जुड़ा है उससे उम्मीद करता हूं कि वो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे उनको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मित्रों, लास्ट में शुभकामनाएं देता हूँ आपको एक बार पुनः कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ हो। लास्ट में धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।